को लेकर, देवी देवताओं को लेकर जब चाहे अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयान दे देता है। जिसका जब मन करता है वो सनातन का अपमान कर देता था। कोई कहता है कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, तो किसी की आंखों में महाकुंभ जैसे सनातनी पर्व चुभते हैं। लेकिन अब सनातन विरोधियों को असम के मुख्यमंत्री ने करारा जवाब दिया है। बता दिया है कि सनातन कभी नहीं मिटेगा। सनातन विरोधियों को कैसे आईना दिखाया हिमंता बिस्वा शर्मा ने, सुनवाएंगे आपको। दूसरी खबर, कांग्रेस की अपने ही देश पर सवाल उठाने वाली राजनीति पर। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर शक जाहिर करना, तो कभी विदेश में बैठकर देश पर प्रश्न उठाना। कांग्रेस है कि मानती ही नहीं। आईसीसी चैंपियनशिप चल रही है। कल ही भारत ने न्यूजीलैंड को धूल चटाई। एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन की करोड़ों फैंस तारीफ कर रहे हैं, जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद उनके खिलाफ विवादित बयान दे रही हैं। उन्हें अनइम्प्रेसिव, अनफिट बता रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के गौरव का अपमान करना कांग्रेस नेताओं की आदत हो गई है। टीएमसी भी कांग्रेस के सुर में ला रही है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि कल भारत को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है और पाकिस्तान और बांग्लादेश इस चैंपियनशिप से बाहर भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद का रोहित के खिलाफ बॉडी शेमिंग वाला बयान। पूरी खबर का पोस्टमार्टम करेंगे और आखिर में बात करेंगे सूटकेस वाली मर्डर मिस्ट्री की। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या ने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया। हिमानी नरवाल की लाश मिलने के बाद से हड़कंप मचा रहा। अब तक ब्लाइंड बने केस में पुलिस ने महज 48 घंटे में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूरे मामले में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। हत्या के एंगल को ब्लैकमेलिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने क्या खुलासे किए हैं बताएंगे आपको। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जो मिल रही है। सबसे पहले बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताएं कि अजमेर से जुड़ा बड़ा यहाँ पर अपडेट मिल रहा है। अजमेर कोर्ट में ब्यावर कांड के आरोपी की पिटाई हुई है। वही ब्यावर कांड प्रहार में हमने आपको दिखाया था कि कैसे बच्चियों को यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे, मोबाइल देकर फंसाकर। और ये तस्वीर देख लीजिए, आरोपी हाकिम कुरैशी को पीटा गया। ये मेन आदमी बताया जा रहा है जिसके टच में और बच्चे थे और इसी के जरिए ये बच्चे जो हिंदू लड़कियां उनका बकायदा 10 लाख 20 लाख रुपया लिया करता था हाकिम और उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाता था। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जनता का आक्रोश सामने आ रहा है ब्यावर से। ये तस्वीर सामने आ रही है अजमेर में 1992 में जो हुआ था 33 साल बाद उसे दोहराने की कोशिश फिर से की गई और जनता का गुस्सा आप देखिए क्योंकि यहाँ हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा था। हिंदू बेटियों को बकायदा ब्लैकमेल कर, उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर, उनकी दोस्तों के साथ उनको भी इन्वॉल्व करने का दबाव बनाते हुए धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया जा रहा था। पूरे खेल का खुलासा होने के बाद हाकिम कुरैशी को पकड़ा गया और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़ रहे हैं। सागर लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। सागर, जैसे 33 साल बाद दोहराने की कोशिश हुई है उस पर अब जनता में गुस्सा है। देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें इसके पहले भी जब 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था रिमांड के लिए, उस बार भी वकीलों का गुस्सा वहां पर दिखा था और उन्होंने वहां पर देखिए उसकी पिटाई की थी। हाकिम कुरैशी आज दूसरी बार रिमांड के लिए जैसे ही अजमेर कोर्ट में पेश किया गया, वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि पूरे ब्यावर जिले में लोगों में जमकर आक्रोश है। माता पिता, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सबको इस समय सड़कों पर है। जगह जगह आक्रोश रैली इस समय निकाली जा रही है। ये मामला सुर्खियों में सलोनी तब आया जब 15 फरवरी को एक नाबालिग बच्ची जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये पूरा खेल देखिए कैसे रचा जाता था और विदेशी फंडिंग का एंगल अब देखिए जांचा जा रहा है क्योंकि हाकिम कुरैशी 15 लाख 20 लाख रुपए उन नाबालिग हिंदू बच्चियों को फंसाने के लिए उन मुस्लिम लड़कों को देता था जो लगातार इन बच्चियों को फंसाते थे। अभी तक देखिए सलोनी 13 गिरफ्तारी हो गई है इस पूरे मामले में। 13 गिरफ्तारी जिसमें से 3 नाबालिग, उन नाबालिगों को देखिए बाल सुधार गृह में भेजा गया है। लेकिन हाकिम कुरैशी इसका मुख्य सरगना है। जो सीओ सज्जन सिंह है उनसे लगातार हमारी बातचीत हुई थी जब पूरे मामले को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हाँ आखिर फंडिंग कहां से आई हाकिम के पास, ये बहुत अहम विषय है। लेकिन 10 दिन के पूछताछ के बाद आज देखिए कोर्ट का फैसला बहुत अहम रहा। अब ऐसे में आगे कहां का गुस्सा फूटेगा क्योंकि अजमेर की बात करें, ब्यावर की बात करें, लगभग 50 जगहों पर धरना प्रदर्शन जमकर लोग काफी आक्रोशित हैं। कहीं पर जुलूस निकाला जा रहा है, कहीं पर लोग तख्तियां और बैनर लिए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दुर्गा बनूंगी, काली बनूंगी, लेकिन मैं बुरके वाली नहीं बनूंगी। इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर एक विशेष धर्म समुदाय पर जो देखिए पूरा गिरोह कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाता था।
सवाल यह है कि आखिर अजमेर में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। सन 1992 की उस घटना के बाद आखिर अब क्या एक्शन लिया गया था, क्योंकि देखिए आगे कहा जा रहा है कि इसका चैन और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक लगभग देखिए 5 से 6 लड़कियां सामने आई हैं। जब ब्यावर में हमारी लोगों से लगातार बात हुई तो लोगों ने यह कहा कि ऐसा नहीं है, अभी बच्चियां डरी हुई हैं, बहुत सहमी हुई हैं। जब वो सामने आएंगी एक एक करके कड़ियां खोलेंगी, परत दर परत राज यहाँ पर सामने आएंगे। हाकिम उन बच्चों को देखिए सलोनी कैसे ट्रेनिंग देता था। 30 साल पहले ऐसी घटना होती है, उस समय का दौर दूसरा था, इस समय का दौर दूसरा है। इसके बावजूद वैसी ही घटना हो जाना, बकायदा ये तय होना कि अगर ब्राह्मण की लड़की होगी तो 20 लाख रुपए लिए जाएंगे, दलित की लड़की होगी तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे बांट कौन रहा है, इसकी भी तह तक पहुंचने की कोशिश है। इस बीच ये तस्वीर दिखा रही है कि जनता अब ये बर्दाश्त नहीं करने वाली है। वकीलों का गुस्सा तब भी फूटा था और आज भी फूटता दिखाई दिया। देखिए बिल्कुल सलोनी, इस मामले में अगर वकीलों की हम बात करें तो वकीलों का गुस्सा इसलिए फूट पड़ा क्योंकि पिछली बार जब वहां पर पेशी हुई थी हाकिम कुरैशी की, उस दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था। और पिछली बार देखिए वकीलों ने गुस्सा वहां पर जाहिर नहीं किया, लेकिन वकीलों का गुस्सा इसलिए भी है कि आखिर इतने रिमांड के बावजूद वो पूछताछ आरोपी से पूरी क्यों नहीं हो पाई। हाकिम कुरैशी वो सारे राज क्यों नहीं उगला जिसकी ठीक है सागर, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त आई, इसलिए दर्शकों को बताना जरूरी था कि कैसे अब ब्यावर में आवाज उठने लगी है। जिस तरह से ये मामला सामने आया उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहली खबर का रुख कर रहे हैं, बात करने वाले हेमंता के हिंदू मंत्र की। कैसे सनातन विरोधियों को हेमंता बिस्वा शर्मा ने आईना दिखाया, बात इसकी। राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आज खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा सुंदर बयान दिया है। सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। सनातन धर्म के क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ठेकेदार हो गए हैं? जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं तब से वो बहुत बड़े इतिहासकार बन गए। पहले जाके इतिहास पढ़े। सनातन जो अजय है उसको समाप्त करने वाली विचारधारा और उसको समाप्त करने वाले लोग समाप्त हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से सनातन विरोध एक ट्रेंड सा बन गया। विपक्ष के तमाम नेता ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी राजनीति इससे चमकेगी और कुछ नेता खुलकर सामने आते हैं तो कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए लगातार सनातन विरोधी बोलते रहते हैं। लेकिन अब उन तमाम सनातन विरोधियों को हेमंता बिस्वा शर्मा ने करारा जवाब दिया है और टीएमसी दीदी के गढ़ में वहां मौजूद होकर कोलकाता में उन्होंने बड़ी बात कह दी है। किस तरह से आईना दिखाया है सनातन विरोधियों को, चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे, आपको बताते हैं कि जो बयान दिया है उससे किस किस को जवाब सबसे पहले दिया गया। बयान क्या था, बयान सबसे पहले बताएं। उन्होंने कहा कि आप हो जाएंगे खत्म, हिंदू धर्म कायम रहेगा। यहाँ आप कौन है? हिंदू विरोधी हैं वो, हिंदू विरोधी जो इस तरह का बयान देते हैं। सनातन विरोधियों को जवाब दिया है। इसके अलावा और कौन कौन है शामिल, आपको बता रहे हैं। औरंगजेब की जो अनुयायी जो औरंगजेब को लेकर बड़ी बातें करते, बड़कही करते हैं उनके नाम पर, देश को बांटने वालों को निशाने पर लिया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने और वामपंथियों पर भी सीधा प्रश्न खड़ा किया। इसके अलावा उदारवादियों पर भी प्रश्न खड़ा किया जो बड़े बड़े बोलते हैं और सनातन को, हिंदुत्व को लगातार निशाने पर लेते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं। उनको सीधा जवाब देते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी बातें कही है। अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने कैसे बताया कि हिंदुत्व कायम रहने वाला है, लेकिन और क्या कहा है बताते हैं आपको। कहां पहुंचे थे हेमंता बिस्वा शर्मा जिससे सनातन विरोधियों को मिर्ची लगी। रविवार को देखिए सीएम हेमंता कोलकाता में मौजूद थे, यानी गढ़ में मौजूद थे टीएमसी के, और ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर उन्होंने सीधे निशाना साध दिया। हिंदुत्व के पक्ष में जमकर गढ़े, जमकर बोले हैं सीएम हेमंता। हिंदुत्व के हजारों सालों के इतिहास का जिक्र करते दिखाई दिए। हिंदू विरोधियों पर हेमंता ने करारा प्रहार किया। हिंदुत्व को मुस्लिम और ईसाइयों से खतरा नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि वामपंथी और लिबरल हिंदुत्व के लिए खतरा है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। सीधे जवाब दे दिया गया है हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से उन तमाम लोगों को जो हिंदुओं को, हिंदुत्व को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, सिर्फ सियासत चमकाने के नाम पर। सुनिए जरा हेमंता बिस्वा शर्मा। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है।
ये जो आज बंगाल का सिचुएशन है, हिंदू का जो वीकेनिंग हुआ, ये ममता बनर्जी को तो एक विरासत मिले, लेकिन ये विरासत का निर्माण किसने किया? ये लेफ्ट और लिबरल लोगों ने ये विरासत का निर्माण किया। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व को मिटाने की लाख कोशिशें की गई। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो औरंगजेब का नाम इसमें सबसे ज्यादा आता है। हिंदू मंदिरों को तोड़वाना, जजिया लगवाना, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, इन सब में औरंगजेब का जिक्र बार बार आता है। और कैसे इस पर प्रहार किया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने, सुनिए। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास 5000 साल के हैं। अप्स एंड डाउन स्वाभाविक है। कभी बंगाल में टीएमसी आएंगे, कभी देश में कांग्रेस आएंगे, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी भी आएगा। इसलिए हमारा इतिहास 10 साल का इतिहास नहीं है। ममता बनर्जी को कोई अगर पूछे जाए कि आपका इतिहास कितना साल का है, 30 साल का, 50 साल का, 100 साल का, लेकिन अगर हिंदू को पूछा जाए आपका इतिहास कितना साल का है, मेरा इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा है। जरा औरंगजेब के बारे में आपको बता देते हैं। भारत के इतिहास में औरंगजेब सबसे क्रूर शासकों में से एक माना गया और छठा मुगल शासक था औरंगजेब। करीब 50 साल तक भारत में सबने राज किया है। हिंदुओं के लिए बहुत कठोर नियम बनाए गए औरंगजेब की तरफ से। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर टैक्स लगाए गए, जजिया टैक्स लगाया गया। औरंगजेब के राज में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी कराया गया। और औरंगजेब खत्म हो गया, लेकिन हिंदू धर्म बचा रहा, यही कहा है हेमंता बिस्वा शर्मा ने। और उन्होंने बड़ी बात एक तरह से कही, आईना दिखाया उन तमाम चेहरों को जो सनातन विरोध की सुर पकड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें महज कुछ वोट चाहिए, और इसीलिए वही बात बार बार दोहराते रहना ऐसा लग रहा है कि उनकी आदत बन गई। लेकिन सनातन का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, उसे बदला नहीं जा सकता। कितना पुराना है सनातन, जरा ये जानकारी तमाम वो सनातन विरोधी जरूर देख लें, उनके लिए जरूरी है। सनातन का अर्थ ही शाश्वत होता है, यानी सदा रहने वाला। सनातन को हिंदू धर्म या वैदिक धर्म माना गया है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है। सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह भी मिलते हैं। ज्ञात रूप से कहा जाता है कि लगभग 12,000 साल से हिंदू धर्म है, और अगर पौराणिक मान्यताओं की माने तो हिंदू धर्म 90,000 साल से है। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। तो सनातन इतना पुराना धर्म है और ये शाश्वत है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसे भुलाया नहीं जा सकता, ना मिटाया जा सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और ऐसे में हेमंता का जो ये प्रण है उसका संत समाज स्वागत कर रहा है, सुनिए जरा। तो मैं ओवैसी साहब से और ममता बनर्जी से और राहुल गांधी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस देश को हिंदुस्तान ही रहने दें, भारत को भारत रहने दें। और भारत न तालिबान बनेगा, न खालिस्तान बनेगा, न एक और पाकिस्तान बनेगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा। सनातन को कोई नहीं मिटा सकता है, सनातन अजन्मा है। राहुल गांधी ने पूरी प्रयास किया, ममता बनर्जी पूरी प्रयास कर रही हैं। सिर्फ राहुल गांधी ममता बनर्जी ही नहीं है, देश में तमाम ऐसे नेता हैं जिनको सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को अपमान करने के लिए बार बार सनातन पे टीका और टिप्पणी करते हैं। तो सनातन पर टीका टिप्पणी करना आदत बन गई है बहुत से नेताओं की। एक बार रिकैप करा देते हैं, आपको याद दिला देते हैं किसने क्या क्या कहा है, किस किस मुद्दे पर कहा है। ममता बनर्जी सबसे पहले राम मंदिर को लेकर महाकुंभ पर अभद्र टिप्पणी कर चुकी हैं। इसके बाद
राहुल गांधी चुनाव आने पर हिंदू बनने का ढोंग करने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। अखिलेश यादव कुंभ पर सवाल उठाते हैं और तुष्टीकरण में तो सबसे आगे हैं, ओवैसी के साथ साथ चलते हैं। लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बता देते हैं, खुद को कहते हैं कि वो यदुवंशी हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं, और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी सिर्फ फायदे के लिए, राजनीति के लिए। एमके स्टालिन हिंदू और हिंदी विरोधी हैं और इनके बेटे इनसे 2 कदम आगे। वो कहते हैं कि सनातन को डेंगू मलेरिया है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उदयनिधि स्टालिन। असदुद्दीन ओवैसी भी 15 मिनट, आपको याद होगा अकबरुद्दीन का वो 15 मिनट वाला भाषण, उसका समर्थन करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये सबसे पहले मुस्लिमों के खैरखा बनने की कोशिश करते हैं। और अभी भी ये जो बयान है ये थम नहीं रहे, विपक्ष अभी भी सनातन विरोधी बोल रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान से मिर्ची किसे किसे लगी है, सुनिए जरा। हिंदू धर्म के क्या ठेकेदार हो गए हैं? सनातन धर्म के क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ठेकेदार हो गए हैं? क्या हैसियत है उनकी? किस हैसियत से सनातन धर्म के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं? सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, पहली बात तो ना ही कोई हिंदू धर्म को खत्म करने जा रहा है और ना कभी किसी ने कोशिश करी। हेमंत बिस्वा शर्मा को इतिहास पढ़ना चाहिए। जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब से वो बहुत बड़े इतिहासकार बन गए। पहले जाके इतिहास पढ़ें और इतिहास में झूठी झूठी खबरें ना सिखाएं। हिंदू विरोधी गैंग जब जब चुनाव आते हैं या चुनाव नहीं भी होते हैं तब तब एक्टिव हो जाता है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन हिंदू विरोधियों को, सनातनी जिस तरह से विरोध करने की इनकी आदत रही है उसके खिलाफ बोलकर उनको सीधे सीधे आईना दिखाया था, और उसी राह पर अब हेमंता बिस्वा शर्मा भी चलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा सुंदर बयान दिया है। सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। सनातन को कोई नहीं मिटा सकता है, सनातन अजन्मा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदू विरोधियों पर हमलावर हैं। सीएम हेमंता कोलकाता में आयोजित स्वामी विवेकानंद सेवा पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सनातन विरोधियों को आड़े हाथों लिया। सनातन के इतिहास का जिक्र करते हुए हेमंता ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, विरोध करने वाले खत्म हो जाएंगे लेकिन हिंदुत्व हमेशा अमर रहेगा। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। हेमंता दीदी के गढ़ में मौजूद थे और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। पश्चिम बंगाल में हो रहे डेमोग्राफिकल बदलाव और उसकी वजह पर जमकर प्रहार किया। हेमंता के निशाने पर सिर्फ ममता बनर्जी और राहुल गांधी ही नहीं थे, बल्कि पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास को मलिन करने वाले वामपंथी भी थे। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा, ये जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। दुनिया में हिंदू धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है। कई युग बदल गए, कई साल बीत गए, कई विदेशी आक्रांता आए और चले गए, लेकिन हिंदुत्व हमेशा अडिग और अमिट रहा। यही वजह है कि हेमंता के बयान का संत समाज खुलकर समर्थन कर रहा है, साथ ही हिंदू विरोधियों को समय रहते सावधान होने की चेतावनी भी दे रहा है। सनातन सदा बहने वाली धारा है। बहुत आए, बहुत गए, बहुत सारी सभ्यताएं आई और गई। सभ्यताओं का उदय भी हुआ और विनाश भी हुआ। कितने ढल गए, कितने ढह गए। जिन्होंने मिटाने की कोशिश की वे भी मिट गए, परंतु सनातन था, है और रहेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा सुंदर बयान दिया है कि यस, सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। सनातन को नष्ट करने वाले आए और खुद नष्ट होकर के चले गए, और जो नष्ट करना चाहते हैं वो भी चले जाएंगे। हेमंत बिस्वा ने बिल्कुल सही कहा कि जितना हमें खतरा कट्टरपंथी इस्लामियों से नहीं है, उससे ज़्यादा खतरा राहुल, प्रियंका या ममता बनर्जी जैसे छद्म सेकुलर नेताओं से है। कहीं ना कहीं इसके एजेंडे में ये लेफ्ट इनको आगे रख करके सनातन के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहा है। ये ऐसे लोग तो खुद खत्म हो जाते हैं, इतिहास गवाह है। दीदी के गढ़ में खड़े होकर
सीएम हेमंता ने साफ शब्दों में ये कहा कि देश को खतरा मुसलमानों से नहीं बल्कि उस लिबरल सोच से है जो हिंदू विरोधी है। लेकिन शायद ये बात टीएमसी के नेताओं को सुनाई नहीं दी, तभी तो वो हेमंता पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा ऑनरेबल सीएम ऑफ असम फालतू बकवास कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपका पार्टी, आप हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसे सब आपका काम है। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन, पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है। ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी, लालू प्रसाद हो या अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या एमके स्टालिन, ये विपक्ष के वो चेहरे हैं जो हिंदू विरोध में अक्सर मुखर नजर आते हैं। चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी हो या महाकुंभ का विरोध, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए ये नेता हिंदुत्व को गाली देने से पीछे नहीं रहते। हेमंता अकेले ऐसे नेता नहीं जिन्होंने इन हिंदू विरोधियों को बेनकाब किया है। इससे पहले सीएम योगी ने यूपी की विधानसभा में खड़े होकर विपक्ष के हिंदू विरोधी एजेंडे पर प्रहार किया था। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब इतना पैसा और इतना विस्तार देने। इन्होंने कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। सीएम योगी और सीएम हेमंता के बयान विपक्ष को चुभ रहे हैं, लेकिन वोट बैंक खिसकने का डर ऐसा है कि हिंदू होने के बावजूद इंडी गठबंधन के नेता हिंदुत्व के खिलाफ जहर फैलाने में सबसे आगे नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताएं अयोध्या राम मंदिर पर हमले की साजिश रची गई। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, नाकाम की गई है साजिश। फरीदाबाद में पकड़ा गया आईएसआई का संदिग्ध आतंकी। पूछताछ में पकड़े गए संदिग्ध का नाम भी सामने आ गया है, अब्दुल बताया जा रहा है नाम। राम मंदिर में हमला करवाना चाहती थी आईएसआई। पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर आपको बता रहे हैं, अब्दुल के जरिए राम मंदिर में हमले की साजिश थी। हमले के लिए आईएसआई ने अब्दुल को बकायदा ट्रेन किया था। आईएसआई ने हमले के लिए अब्दुल को 2 हैंड ग्रेनेड्स भी दिए थे। और तस्वीर देखिए, अब्दुल रहमान, ये संदिग्ध आतंकी जिसके जरिए राम मंदिर पर हमला कराने की तैयारी थी। अब्दुल के फोन से कई बड़े मंदिरों की जानकारी मिली है, सिर्फ राम मंदिर की ही नहीं बल्कि और कई बड़े मंदिरों की जानकारी मिली है। अब्दुल का आईएसआई लिंक सामने आया। हम देख रहे हैं इस समय बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के बाद लगातार हम ये देख रहे हैं कि अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पसंद नहीं आ रहा है और यही वजह बड़ी साजिश रची गई है। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है, राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं महंत हनुमानगढ़ी के। हमारे साथ वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस से। लेकिन सबसे पहले हम आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु। लेकिन सबसे पहले हम राजू दास जी के पास ही आ रहे हैं। राजू दास जी, अभी हम देख रहे हैं मन जी कि किस तरह से श्रद्धालु उमड़े पड़े हुए हैं, लगातार पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने। और ये साजिश बताती है कि इनकी आंखों में हिंदू आस्था कैसे चुभ रही है, ये टारगेट करना चाहते हैं। देखिए, दुर्भाग्य है कि जिस एक तरफ तो आप कहते हो देश में हर मतांतर मजहब के मानने वाले व्यक्ति आनंद पूर्वक, स्वतंत्र पूर्वक और अपने हिसाब से पूजा पद्धति को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, लेकिन मंदिरों पर मुस्लिम आतंकवादियों का, कट्टरपंथियों का, मजहबियों गुट पर एक द्वेष भरी निगाहें रहती है। अयोध्या में डेली कई लाख सनातनी राम भक्त दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ये चीज उनको अच्छा नहीं लगता है, जिसका परिणाम स्वरूप ये लोग ऐसे बर्ताव कर। देखिए, एक लोग संदिग्ध पकड़े भी गए, तो मुझको लगता है कि पूरे देश में मंदिरों की स्थिति इन लोगों ने बना के रखा है। मंदिर से इनको बहुत समस्या है, बहुत तकलीफ है। ठीक है मान जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी आपके सामने रख रहे हैं। आतंकी अब्दुल पर सूत्रों के वाले से बड़ा खुलासा हुआ है। वो और संदिग्ध अब्दुल के साथ जुड़ने वाले थे, ये जानकारी मिल रही है। 2 चीनी ग्रेनेड्स आतंकी के पास से मिले हैं। तो लगातार अब खुलासे हो रहे हैं आतंकी के पकड़े जाने के बाद। एसीपी वेद भूषण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद भूषण जी, जिस तरह यह खुलासा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से राम मंदिर बना है
आईएसआई और कुछ इस तरह के आतंकी उनकी निगाहों में ये खटक रहा है और यही वजह की बड़ी साजिश यहां करने की कोशिश की गई और टारगेट पर सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि वो हिंदू आबादी है जो लगातार पहुंच रही है दर्शनों के लिए। देखिए, केवल ये राम मंदिर ही नहीं, अभी हमारे प्रधानमंत्री सोमनाथ की यात्रा पर गए हुए हैं। तमाम जितने संभल, मुरादाबाद, मथुरा, वाराणसी, जितने भी जगह मंदिर हैं उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुस्तान में ऐसा है जो इन तमाम मंदिरों के खिलाफ है, क्योंकि उस पर तमाम जो कोर्ट के अंदर जो आदेश आ रहे हैं वो तमाम हिंदू के जो समाज के फेवर में आ रहे हैं उनके लिए बहुत चुभने वाली बात है। और जो अब्दुल रहमान पकड़ा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है, इसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, उसके कॉल डिटेल्स हैं, उस पर जो हैंड ग्रेनेड मिले हैं वो कहां से प्रोक्योर किए गए, क्योंकि आम आदमी के लिए हैंड ग्रेनेड प्रोक्योर करना इतना आसान काम नहीं है। तो कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग राम मंदिर पर हमला कराना चाहते थे। अभी आपको याद होगा महाकुंभ हुआ था, किस तरह से आलोचना महाकुंभ की किसी बहाने से हिंदू जो तत्व थे उस पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन में हालांकि क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि अटैक महाकुंभ में भी करने की कोशिश की गई थी और तब जब हमारे संत समाज के लोग ये कहते हैं कि विशेष समुदाय के लोगों की एंट्री नहीं होगी तो लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन देखिए, लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं जो बताती हैं कि कैसे साजिश रची जा रही है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये बता रहा है कि जो आप लोग सोचते हैं कि नहीं होनी चाहिए एंट्री, क्या वाकई एंट्री नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं खुलकर बोलता हूं कि मुस्लिम समाज का किसी भी जगह पर जहां सनातन धर्म का स्थान हो, चाहे वह राम मंदिर हो, चाहे महाकुंभ हो या कोई भी मंदिर हो, उसके सराउंडिंग्स 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति किसी भी तरह का कोई व्यापार न करे, उनका किसी भी तरह का वहां आवागमन नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से हैंड ग्रेनेड मिला है, मुझे लगता है कि कोई बड़ी साजिश थी, क्योंकि हैंड ग्रेनेड मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। यह पीछे बहुत बड़ा आतंकवादी घटना का मुझे लगता है बहुत बड़ा सगुफा छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं इस पर जांच करने की जरूरत है कि क्या आईएसआई का इसमें हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, या भारत में रह रहे कोई ऐसा संगठन जो भारत में हमारे हिंदू समाज के प्रति इतना बड़ा दुर्घटना फैलाना चाहता है। इसकी सख्त जरूरत है जांच की और इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है और लगातार सिलसिलेवार तरीके से एक जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। एक और बड़ा खुलासा जो जानकारी हमें मिल रही है, आतंकी का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करना था, देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काना उसका मकसद था। तो देखिए साजिश कितनी गहरी थी, इसकी तहें खुल रही हैं और सच सामने आ रहा है कि कैसे ये जो मंशा थी दरअसल दंगा भड़काने की थी। हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ विशेष पैनल वेदभूषण जी के पास जा रहे हैं, पूर्व एसीपी वेदभूषण जी। ये पूरा खुलासा यह बता रहा है कि दंगा भड़काने की साजिश थी, वहां पाकिस्तान में बैठकर यहां नफरत बोने की साजिश कर रहे हैं और यहां बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, सियासी चेहरे, जो इसमें मदद भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जमात का लिंक इसमें क्लियर नजर आ रहा है, आईएसआई का लिंक नजर आ रहा है। आपको याद होगा महाकुंभ के दौरान में कुछ ऐसे मुस्लिम लड़के पकड़े गए थे जो हिंदू नाम से वहां पर एंटर कर रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा, उनको इंट्रोगेशन की गई। अब जो मामला जिसमें अब्दुल पकड़ा गया है, ये बहुत वेदभूषण जी आपके पास हम वापस लौटेंगे, तकनीकी कारणों से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन महंत राजू दास भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मान जी, जिस तरह से घटना सामने आ रही है, चिंता करने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ अब्दुल ही नहीं है, बताया जा रहा है 2-3 और हैंडलर्स हैं जिससे संपर्क में था, यानी प्लानिंग बड़ी थी। और जब यह खुलासा होता है कि अयोध्या में दरअसल दंगा करवाने की साजिश थी, जो एक तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तोड़ने की साजिश थी। एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी आपको बताएं, आतंकी से बरामद हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया गया है। 2 हैंड ग्रेनेड्स लेकर यह आतंकी तैयार था, बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया है, यानी बड़ी तैयारी के साथ यह आतंकी अब्दुल रहमान, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह तैयारी के साथ अयोध्या पहुंचने वाला था और फरीदाबाद ये फैजाबाद से ट्रेन के जरिए जा रहा था, जो एक एक कर जानकारियां हमें मिल रही हैं। और 2 चाइनीज ग्रेनेड इसके पास थे जिन्हें अब डिफ्यूज कर दिया गया है। ये ट्रेन से ही जो हमें अपडेट मिल रहा है कि वे पहुंचने वाला था फैजाबाद अयोध्या, और इसको लेकर इनपुट्स मिले थे। गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने इनपुट्स दिए थे। हमारे साथ लगातार पूर्व एसीपी जुड़े हुए हैं।
सर सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, जब इस तरह के इनपुट्स आते हैं तो क्या किस तरह से इन्हें ट्रैक किया जाता है, और जो लिंक्स हैं, जो और लिंक्स हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि अब्दुल अकेला ये करने वाला था, 2-3 और लोग हो सकते हैं शामिल जो मददगार थे, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? बिल्कुल, तमाम जो लिंक्स हैं, उनके जो कार्ड डिटेल्स हैं, इसकी लोकेशंस हैं, किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, और सबसे बड़ी चीज है कौन इसको फाइनेंस कर रहा था। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हैंड ग्रेनेड प्रोक्योर करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। हालांकि रमजान का दिन चल रहा है, लोग कहते हैं रमजान के अंदर ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती हैं, परंतु कुछ लोग इतने ज्यादा मिल्कीपुर की जो, हालांकि इलेक्शन का पार्टीज का सब्जेक्ट है, मिल्कीपुर के हार के बाद चूंकि फैजाबाद के अंदर जहां पर पहले समाजवादी पार्टी के नेता जीते थे, उनकी जो निगाह में खटक रहा है कि किस तरह से मिल्कीपुर के अंदर किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता चुनकर आ गए, तो तमाम जो तत्व है, तमाम इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि कौन लोग इस घटना के पीछे थे और क्यों तमाम जो राम मंदिर को लेकर पहले भी काफी थ्रेट आ चुकी हैं और किस तरह से कंटिन्यूस एक थ्रेट का प्रोसेस है। और इन दिनों रमजान चल रहे हैं, इन दिनों उम्मीद नहीं होती कि इस तरह की चीजें होंगी, परंतु फिर भी इस तरह के लोग हैं जो सीमा पार से आते हैं, ISI से कनेक्टेड हैं, तो तमाम जो जमात से कनेक्टेड हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा एक खुलासा जल्दी ही करेगी। तो STF है, वहां पर तमाम इन्वेस्टिगेशन जारी है, कि उसको पूछताछ की जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा, रिमांड के दौरान वो तमाम जगहों की निशानदेही कराई जाएगी जहां जहां पर ये गया था या जहां पर इसके जाने की मंशा थी। ये अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, दर्शकों को बताया, आतंकी अब्दुल रहमान की घर की अब तलाशी ली जाएगी। ATS की एक टीम फरीदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है, ये जानकारी मिल रही है, अब तलाशी ली जाएगी घर की। और हमारे साथ लगातार मंत्र राजू दास भी जुड़े हुए। मंत्र राजू दास, जो हम बात कर भी रहे थे, खुलासा ये हुआ है पूछताछ में कि दंगा कराने की साजिश थी। हमने ये देखा कि जब राम मंदिर बन भी रहा था तब भी इस तरह के थ्रेट कॉल्स आए थे, लेकिन अब तो पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाकर ये आतंकी निकला हुआ था और मंशा ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दंगा करवाना चाहते थे। नहीं, इनका प्लानिंग आप देखिए ना, शुरू से ही ऐसे प्लानिंग होती है, शुरू से इनकी मानसिकता होती है, जो धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, वहां पर इस प्रकार से करें कि पूरे देश में दंगे हो। कुंभ को मामले को देख लीजिए, सबने धमकियां दी कि हम वहां बम धमाका करेंगे, हम वहां ऐसा करेंगे, तो इससे सनातनियों को डराया जाए कि सनातनी वहां पहुंचे ना, डर का एक माहौल बना रहे, शासन प्रशासन परेशान रहे और पूरे दुनिया को एक संदेश दिया जाए कि हम आतंकवादी हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा सामान्य व्यक्ति जिनका आस्था है, जिनका श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, उसका कैसे गला घोटा जाए। आप देख सकते हो कि अयोध्या में जब श्री राम मंदिर पे जब ग्रेनेड से हमला हुआ, जब 5 के 5 आतंकवादी मारे गए उस समय में इनकी प्लानिंग यही थी कि कितने लोगों को हताहत करके और पूरे देश में दंगा कराया जाए। लेकिन बड़ी सफलता मिल गई है और इस आतंकी को पकड़ा गया, इसके जो साथी हैं उन्हें भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत पर प्रहार में। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, अगले सेगमेंट का रुख करेंगे और अब बात करने वाले हैं कैसे एक सफल कप्तान कांग्रेस की आंखों में चुभ रहा है, कांग्रेस अपमान कर रही है। बात अब इसकी। एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है। उनको जो कहना है उन्होंने कह लिया, अगर अनफिट होता तो इतना क्रिकेट नहीं खेल पाता ना। रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर वो सवाल उठा रहे जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं। दूसरों में फिटनेस से कमांड करने से पहले खुद फिटनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। You have criticized Rohit Sharma, you have criticized Indian cricket team. Don't you think you should apologize? रोहित शर्मा की कप्तानी में ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत लगातार मैच जीत रही है। रोहित शर्मा जब पिच पर उतरते हैं तो उन्हें हिटमैन कहा जाता है, रन मशीन कहा जाता है और उसी अंदाज में रोहित शर्मा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो सियासी पिच पर हर जगह फेल है, वही कांग्रेस, उसी कांग्रेस की एक नेत्री रोहित शर्मा को अनफिट बता रही है।
ये कह रही है कि वो कप्तान रहने लायक नहीं है। इस तरह के बयान उस पार्टी से आ रहे हैं जो हर मैच में, हर सियासी मैच में आउट हो जाती है, हिट विकेट हो जाती है, वो इस तरह के बयान दे रही है। हुआ क्या है पूरी खबर, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए अभी हम देख रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और कल भी मैच होने वाला है सेमीफाइनल का। रोहित शर्मा की तारीफ हो रही है, उनकी कैप्टेंसी की तारीफ हो रही है, लेकिन शायद भारत का ये गौरव कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा। हुआ क्या है जानकारी देखिए। दरअसल कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद, जिनकी तस्वीर यहां आप देख रहे हैं, उन्होंने विवादित पोस्ट किया। सबसे पहले उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करते हुए लिखा कि रोहित शर्मा अनइम्प्रेसिव कप्तान बता दिया। रोहित के शरीर को लेकर भी बॉडी शेमिंग की है शमा मोहम्मद ने। खिलाड़ी के तौर पर रोहित को मोटा बता दिया। रोहित को वजन कम करने की जरूरत है, ये शमा मोहम्मद बता रही हैं। इनके पार्टी के नेता को क्या करने की जरूरत है उसमें मंथन नहीं कर रही है, ये क्रिकेटर बन गई हैं, क्रिकेट पे बता रही हैं। बयान के बाद विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपना पोस्ट ही डिलीट कर दिया। अभद्र टिप्पणी को लेकर शमा ने इसके बाद सफाई भी दी। सफाई देते देते भी वो ये बोलने से नहीं चूकी कि ये जो बयान, ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या कुछ भी बोलने का हक हो जाएगा, देश के गौरव पर प्रश्न करने का हक हो जाएगा। सुनिए जरा शमा मोहम्मद को। मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? अब जरा कांग्रेस को आईना दिखा देते हैं, जरा बताते हैं, कंपैरिजन जरा देख ले कांग्रेस के तमाम चेहरे और खास तौर से शमा मोहम्मद जी जो बता रही हैं, बॉडी शेमिंग कर रही हैं क्रिकेटर की। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जरा समझिए। हिटमैन को इस तरह से कह रही है, रोहित शर्मा की अगर देखें कप्तानी में T20 में जीत हासिल हुई, वहीं राहुल अगर उनकी कप्तानी को देखें तो एक भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये जो वो दे रही हैं हिदायत या सजेशन, वो पहले अपने नेता को दे लें। 2024 में T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान थे रोहित शर्मा। वहीं 2024 में ही कांग्रेस कहीं भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई राहुल गांधी की लीडरशिप में। आईसीसी टूर्नामेंट में 93% मैचों में जीत हासिल की, 93% हिट रेट रहा है। राहुल गांधी का अगर बात कर लें तो यहाँ 90 चुनाव हार गए हैं उनकी कैप्टेंसी में, 90 चुनाव सोचिए, और हारते ही जा रहे हैं, लिस्ट बढ़ती जा रही है। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, एक भी मैच भारत नहीं हारा, लगातार झंडे गाड़ रहा है, विदेशों में भी झंडे गाड़ रहा है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव अभी हुआ था, एक भी सीट नहीं जीत पाए राहुल गांधी, ना उनकी पार्टी के चेहरे। तो अगर वो क्रिकेट पे मंथन ना करें शमा मोहम्मद, और अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस पर मंथन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यह आईना उनके लिए देखना जरूरी है। लेकिन अब आपको जरा स्ट्राइक रेट भी बताते हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी जानना जरूरी है। चलिए स्ट्राइक रेट जरा बताएंगे, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी यहाँ पर कंपैरिजन दिखा देंगे। कंपैरिजन इसलिए कि आईना देख लें शमा मोहम्मद भी और कांग्रेस के वो तमाम चेहरे जो यहाँ पर रोहित शर्मा को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए 2024 के मैच में देखिए 20 मैच यहाँ पर खेले हैं रोहित शर्मा ने, 990 रन बनाए और स्ट्राइक रेट 95% है। देख रहे हैं आप स्ट्राइक रेट। अब जरा इधर देखिए, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 61 क्षेत्रों में रैली की, लगातार पहुंचे, कभी मोहब्बत वाली दुकान खोलते हैं, कभी कोई यात्रा करते हैं, बड़े फिट लगते हैं, टी-शर्ट पहन के ठंड में घूम रहे होते हैं। 19 पर कांग्रेस जीत पाई 61 क्षेत्रों में रैली करने के बाद। स्ट्राइक रेट कितना है? 44.26%, 50% भी नहीं है। और बातें इतनी बड़ी बड़ी, क्रिकेटर को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले खुद सोचना चाहिए, खुद मंथन करना चाहिए। और इसको लेकर रोहित शर्मा के कोच से भी हमने बात की, वो तो कह रहे हैं कि इनको जो कहना कहते रहिए, वो तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आएंगे। सुनिए जरा। अभी उनको जो कहना है उन्होंने कह लिया। अगर अनफिट होता, मोटे होता तो इतना क्रिकेट नहीं खेल पाता ना। अभी भी वो फिट है, अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि मैचेस में जल्दी आउट होता है, लेकिन जल्दी आउट उसका कारण अलग है, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए अच्छा स्टार्ट देना चाहता है। अगर वो चाहेगा तो हर मैच में 100 रन की पारी कर सकता है। अगर वो विकेट पे रुकना चाहे तो 50 ओवर अगर रुक सकता है तो 100% 100 रन की पारी के लिए। लेकिन वो स्टार्ट अच्छा दे के आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो इसके लिए ये गलत उन्होंने कहा है कि अनफिट है और कप्तानी उसकी इतनी खास नहीं है। बहुत ही गलत है बयान है।
देखिए, इस बीच जैसे ये बयान आया, इसको लेकर बीसीसीआई का भी वर्जन सामने आया, क्योंकि हैरानी बीसीसीआई को भी हुई, क्योंकि भारत के खिलाड़ी हैं, भारतीय गर्व का विषय है, उन पर इस तरह की टिप्पणी कर देना, बॉडी शेमिंग कर देना हैरान करता है। एक ऐसी पुरानी राजनीतिक पार्टी की तरफ से क्या कहा बीसीसीआई ने, सुनिए। देवजीत सैकिया जो सचिव हैं बीसीसीआई के, उन्होंने कहा कि किसी संगठन के किसी जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से इस तरह का बयान आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमारी टीम एक महत्वपूर्ण आईसीसी टूर्नामेंट खेल रही है, कल सेमीफाइनल है और हम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में हैं, मुझे उम्मीद है कि जिम्मेदार व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत हित के लिए इस तरह के बयान नहीं देंगे। इससे देश के हित प्रभावित हो सकते हैं। देश के हित प्रभावित करना तो आम बात है कांग्रेस के लिए। कभी कह देते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, कभी कह देते हैं कि संवैधानिक संस्था ईवीएम पर शक कर देते हैं, कभी ईसी पर शक कर देते हैं। उनके लिए तो नॉर्मल बात है, आदत सी है उनको ऐसे करने की। सुनिए जरा इस पर किस तरह के रिएक्शन आए हैं, सियासतदान क्या कह रहे हैं। रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। और अगर कोई पार्टी फ्रीलांसर बकवास बहादुरों का बसेरा बन जाएगी तो इसी तरह से अज्ञानता भरी जो है वो ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। बहुत फिट है और किसी को दूसरों में फिटनेस से कमांड करने से पहले खुद फिटनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो भारत के कप्तान के लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और रोहित शर्मा एक प्राइड है इंडिया का भी, हमें गर्व है हमारे कप्तान के ऊपर। वहीं शमा मोहम्मद के इस बयान के बाद हमने आम लोगों से भी जानने की कोशिश की कि वो कांग्रेस के इस बयान को कैसे देखते हैं और कैसे टीम इंडिया का मोराल वो बूस्टअप करेंगे इन जैसे राजनेताओं के बीच। सुनिए। उससे बढ़िया इस वक्त कोई कप्तान नहीं है जो देश के लिए लड़ रहा है, और अगर मालिक ने चाहा तो चैंपियन भी हम ही बनेंगे। हमें ऐसी बात करने से बचना चाहिए, जो अच्छी बात है वो करनी चाहिए। पहले हमारा देश है, देश के लिए सब कुछ करना चाहिए। अभी 20 वर्ल्ड कप ने उनको अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, भारत को वर्ल्ड कप भी जिताया और चैंपियन ट्रॉफी में भी देखिए अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वर्ल्ड। तो चलिए इनके बयान तो आते रहेंगे, उम्मीद करेंगे कि कल जो सेमीफाइनल हो उसमें भारत झंडा गाड़कर शमा मोहम्मद जैसे लोगों को बता दे कि टीम इंडिया दरअसल है क्या। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमें रिपब्लिक भारत पर नीवा बूपा के साथ साझेदारी का ऐलान करते हुए बहुत खुशी है। रिपब्लिक भारत पर बतौर स्टूडियो पार्टनर नीवा बूपा हमारे साथ जुड़ रहा है। दर्शकों, देश की तमाम हेल्थ इंश्योरेंस